नमस्कार। क्या कहता है, आज हम लोग बिहार के पॉलिटिकल मैप के बारे में थोड़ा देखेंगे और प्रयास किया जाएगा कि जहां प्रश्न आता है उसको सरल तरीके से हल किया जा सके। ठीक है, और सरल तरीके से उसको हल किया जा सके। प्रश्न जो आ रहे हैं, जो आ सकते हैं, जिसकी संभावना है, उसी आधार पर हम लोग अपने आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, और ये क्लास बेसिकली बिहार के परिचय के रूप में है, पॉलिटिकल परिचय। आखिर बिहार कहाँ पर है, क्या उसकी भौगोलिक आकृति है, क्या क्षेत्रफल है उसका, तो इस टाइप की थोड़ी बहुत चीज़ें पहली क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ बातें थोड़ी सी अलग हट करके ज़रा देखा जाए। एक पॉइंट ये कि जैसे कि आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि बिहार, जब ये प्रश्न आएगा कि बिहार की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बताइए, यानी ग्लोब पर, यदि ये कहा जाए कि ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी पर बिहार की अवस्थिति क्या है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि बिहार भारत में ही है और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है बिहार उससे अलग नहीं हो सकता है। तो आप यदि देखेंगे तो भारत आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में आपको नजर आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का अभिन्न हिस्सा है बिहार। तो बिहार भी यदि कहा जाए आपसे, तो बिहार भी ग्लोब पर कहां पर आएगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी बिहार उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, पृथ्वी के। और लेकिन यदि प्रश्न ये आता है कि भारत में बिहार की अवस्थिति के बारे में बात की जाए, ठीक है, कि भारत में बिहार कहां पर है, तो याद रखेंगे भारत में बिहार उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व। तो याद ध्यान रखेंगे बिहार भारत में उत्तर पूर्व है। आप जब मैप में देखेंगे बिहार को तो बहुत सिंपल तरीके से वहां पर ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ बातें थोड़ा सा और इससे अलग करें और देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक बात देखा अभी कि बिहार उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसी से एक प्रश्न उठता है कि एक सिंपल सा प्रश्न है और काफी लेकिन अहमियत है उसका, कि अक्षांशीय आधार पर बिहार की जलवायु है ना, बिहार की जलवायु या बिहार का क्लाइमेट। लेकिन यहां पर ध्यान एक बात देना है कि यहां पर जब मैंने बात कही वह है आपका अक्षांशीय आधार पर, लैटिट्यूडनल बेस के अनुसार। लैटिट्यूडनल बेस के अनुसार बिहार का क्लाइमेट कौन सा है, जरा गौर कीजिएगा आप कि इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान दें कि भारत के विषय में थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत जो है वह लगभग यदि कहा जाए मेन, मैं अंडमान निकोबार की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो मेन है भारत का, जो मेन लैंड जहां से शुरू होता है वो लगभग 8 डिग्री और 4 सेकेंड से शुरू होता है। ठीक, वहां से शुरू होता है और लगभग 37, जम्मू एंड कश्मीर से ऊपर 37 डिग्री और कुछ सेकेंड है, वहां तक वो जाता है। तो ये तो भारत ग्लोब पर आपको नजर आएगा, जैसे कि ये ग्लोब हो गया। ठीक है, और ग्लोब में ये हो गया 0 डिग्री। तो मैंने कहा भाई 0 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा। तो भारत के विषय मैंने क्या कहा, 8, यानी ये 8 से शुरू होगा और ऊपर 37 तक जाएगा। तो यहां पर यदि भारत के विषय में बात की जाए तो भारतीय जलवायु अक्षांशीय आधार पर, अक्षांश के आधार पर यानी लैटिट्यूडनल बेस पर भारत की जलवायु यदि है तो वो आपको पता चलेगा कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है। और आपको पता होगा कि 0 से यानी 0 से जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर से गुजरती है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर से गुजरती है। तो ये पता होगा आप लोगों को कि यहां पर ये इस पोजीशन यानी कि 0 से लेकर
23.5 डिग्री तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ट्रॉपिकल जोन। ओके, और उससे ऊपर वालों को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, यानी उपोष्ण कटिबंधीय। तो आपको पता चलेगा कि भारत जो है मुख्यतः भारत के बीचों बीच ये 23.5 डिग्री पास हुई है, यानी भारत किस में आएगा? भारत उष्ण कटिबंध में भी आएगा और उपोष्ण में भी आएगा, यानी सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। यानी भारत की अवस्थिति जो है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। लेकिन यदि हम लोग बात करें बिहार के बारे में, तो यहां पर ध्यान देना होगा बिहार के बारे में, वह यह है कि चूंकि भारत का ही हिस्से के रूप में है, तो बिहार की यदि अवस्थिति आप देखें, तो यदि मैं मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अच्छा मैप बनाइए, है ना। तो यदि आप बिहार का देखेंगे तो भारत का कहां से कहां तक था? तो भारत का आपने देखा 8 डिग्री से लेकर लगभग 37 डिग्री, है ना। सेकेंड भी था, मिनट भी है, सब है। लेकिन बिहार के विषय में यदि कहा जाए तो ये 24 से लेकर के 37 तक है ना। नॉर्थ क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये नॉर्थ कहा जाएगा, ठीक है। लगभग 20 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट और 27 डिग्री 31 मिनट। पहले सॉरी, ये मिनट है तो मिनट में एक लाइन दिया जाता है, ठीक है, सॉरी, चलिए, यानी 24 डिग्री 20 मिनट। तो पहले डिग्री होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। अब जरा गौर कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इस चीज को देखा कि यदि 23.5 डिग्री यहां से यहां तक के क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वैसे ये क्षेत्र नीचे भी आता है, नीचे भी 23.5 डिग्री तक, ये भी उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन इस रेखा को कर्क रेखा नहीं मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चूंकि भारत ऊपर में है तो हम लोग केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब है, यानी कर्क रेखा से मतलब है। तो चूंकि भारत के दोनों के, भारत जो है ये जो रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो भारत तो एक तरफ हो गया, नीचे वाला हो गया उष्ण कटिबंधीय और ये ऊपर वाला हो गया उपोष्ण। लेकिन बिहार के विषय में कहा जाए तो बिहार की पूरी क्या है? 23.5 डिग्री से ऊपर है, तो यानी बिहार की अक्षांशीय आधार पर बिहार की जलवायु क्या कही जाएगी? वो हो जाएगी आपका उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। लेकिन ये किस बेस पर है? अक्षांशीय बेस पर। लेकिन यदि भारत की सिंपल पूछ दे आपसे जलवायु, यानी बिहार की आपसे केवल जलवायु पूछे, तो याद देखेंगे बिहार की जलवायु जो है वो आर्द्र मॉनसूनी जलवायु है। आर्द्र उष्ण मॉनसूनी जलवायु भी कर सकते हैं, या आर्द्र, है ना, उष्ण। बिहार की जलवायु जो है, यदि आपसे ये ना क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे कि लैटिट्यूडनल बेस पर क्या है जलवायु, यानी अक्षांशीय आधार पर जलवायु क्या है, ये यदि पूछता है तब तो उपोष्ण कटिबंध मारेंगे। लेकिन सिंपल यदि आपसे पूछता है कि बिहार की जलवायु क्या है, तो आप कहेंगे आर्द्र उष्ण मॉनसूनी जलवायु, ठीक है। आर्द्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार की जो रेनफॉल है लगभग 110 सेंटीमीटर से ईयरली ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको आर्द्र कहते हैं। 75 से कम होता तो हम लोग कहते हैं इसको ड्राई मॉनसून क्लाइमेट। लेकिन चूंकि बिहार जो है वहाँ पर भारत के विषय में कहा जाए तो भारत सीधा कहा जाएगा भारत की क्या है? उष्ण मॉनसून जलवायु, ठीक है, या उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, ठीक है। आप लोग यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय भी लिख सकते हैं, ठीक, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। तो चूंकि बिहार में पानी ज़्यादा बरसता है इसलिए ये आर्द्र उष्ण कटिबंधीय हो गया, और वैसे पूरा भारत को सिंपल हम लोग रखते हैं मॉनसूनी उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। अब आते हैं आगे, थोड़ा और देखते हैं चीज़ों को।
ये तो हम लोगों ने कुछ बातें की थोड़ा सा इसके विषय में। अब थोड़ा आया जाए और देखा जाए, थोड़ा आगे बढ़ करके चीज़ों को देखते हैं। यदि आप एक चीज़ गौर करेंगे कि बिहार के मैप के बारे में यदि हम लोग आपको देखेंगे यहाँ पर, तो इस दिखेगा आपको बिहार का मैप। तो बिहार के मैप में आपको दिखेगा कि ऊपर में यहाँ पर नेपाल है, ठीक है, ऊपर में आपको यहाँ पर नेपाल दिखेगा, यानी नॉर्दर्न साइड क्या है, नेपाल है। ईस्टर्न साइड उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न साइड, ओके, वेस्टर्न साइड उत्तर प्रदेश है। ईस्टर्न साइड क्या है, वेस्ट बंगाल है। और यदि बात की जाए इसका साउदर्न पार्ट में, तो साउदर्न पार्ट आपको दिखेगा, ये आपका पड़ेगा झारखंड, ठीक है। देखिए नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा झारखंड। तो ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब क्या हुआ, नेपाल। तो नेपाल को छूने वाले जो जिले हैं उनके बारे में वो पूछ रहा है। यदि आपसे कोई कहे कि उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को नहीं छूते हैं, तो इस सबको ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको समझने की भी जरूरत होगी, ठीक है। चलिए इस पर आने से पहले थोड़ी बातें और भी करते हैं बिहार के बारे में। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा देर बाद आते हैं, थोड़ा पहले यहां देखते हैं। देखिए यदि भारत के बिहार का यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार पूरे भारत का कितना % लैंड को लिए हुए है, ठीक है, तो यहां देखेंगे 2.86% ऑफ लैंड। और इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार का रैंक जो है साइज के हिसाब से वो आपका होता है 12th। बिहार का रैंक साइज के हिसाब से कितना होता है, 12। कुछ दिन पहले तक ये 13 हो गया था, ठीक है। जब तेलंगाना एक स्टेट बना था 2014 में, तो बिहार 13th नंबर पर चला गया था। लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी बन जाता है, बिहार फिर से कितना आ जाता है, 12th नंबर रैंक पर बिहार आता है। तो याद रखेंगे शेप एंड साइज में बिहार का रैंकिंग कितना है, 12th है, यानी 12 है। और हाँ, यदि यहां पर देखा जाए तो 12, यदि आपसे कोई पूछे कि जस्ट बिहार से ऊपर कौन सा है, तो 11th नंबर पर याद रखेंगे तेलंगाना है। और बिहार चूंकि 12वें पर है, तो 13 पर कौन है, वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल 13 पर, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वो यह है कि 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार की स्थिति कुछ अलग थी। बिहार एक बड़ा प्रांत हुआ करता था। आज हम लोग जो बिहार को 12वें नंबर पर कर रहे हैं, 15 नवंबर से पहले बिहार बड़ा स्टेट था। लगभग 18 जिलों को, कितने जिलों को, 18, लगभग 18 जिलों को काट करके एक नया स्टेट बना था, वो था झारखंड। ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस तारीख को हुआ था, 12 नवंबर को, 18 जिलों को काट करके। हाँ, लेकिन आज के तारीख में झारखंड में 24 जिले हैं, ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। लगभग कितना क्षेत्र काटा गया था, बिहार से लिया गया था, लगभग 79,000 के आसपास, थोड़ा ज्यादा है उससे, तो देख लीजिएगा 79,000। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि अभी आपसे कि बिहार का, जैसे आपने बात हम लोगों ने किया कि बिहार 12th नंबर पर है, तो इसका साइज जो है वो है 93,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो बिहार का जो साइज है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, एक ये पॉइंट, बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 93,163, 12वें नंबर पर आता है। 13वें नंबर पर कौन है, वेस्ट बंगाल है। 11वें पर कौन है, तेलंगाना है। और दूसरा पॉइंट, एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, वो यह है, अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, वो ये पढ़ा कि झारखंड जो बना था वो 18 जिलों को लेकर बना था। लगभग बिहार से इतना क्षेत्र 79,000 क्षेत्र को लेकर के बना था। कुछ और बातें इससे अलग भी करने का प्रयास करते हैं। देखिए,
यहाँ पर एक बातें और भी करेंगे हम लोग, वो यह है कि इस बात को भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार चूँकि 12वें नंबर पर है, तो एक बात मान के चलेंगे कि भारत में यदि कहा जाए तो सबसे बड़ा जो स्टेट है यानी प्रोविंस जो है वो है आपका राजस्थान, याद रखेंगे, ये सबको पता होगा। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर एमपी है। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है आपका महाराष्ट्र। और चौथे पर कौन है? चौथे पर है आपका उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे बिहार तो 12वें नंबर पर है, लेकिन यदि पूरे भारत की ऑल ओवर रैंकिंग कहा जाए तो 1 नंबर पर राजस्थान, 2 नंबर पर एमपी, 3 नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। हाँ, झारखंड जो बिहार से कट के बना था वो 15th है सेपेंड साइज में, याद रखिएगा 15। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा और देखते हैं। एक बात यहां पर यह भी ध्यान देंगे कि पॉपुलेशन वाइज है ना, यदि आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन वाइज बिहार की रैंकिंग क्या है भारत में, तो पॉपुलेशन वाइज बिहार की रैंकिंग 3rd है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर में यूपी है, उत्तर प्रदेश, सेकेंड पर कौन है? महाराष्ट्र, और 3rd पर है बिहार। थर्ड पर कौन है? बिहार है, ठीक है। बिहार लगभग पूरे भारत का 8.6% पॉपुलेशन रखता है, लगभग मोटा मोटी 10 करोड़ 40 लाख 99,000 समथिंग बिहार का पॉपुलेशन है, ध्यान में रखेंगे। तो पॉपुलेशन वाइज कहा जाए तो बिहार तीसरे नंबर पर है, लगभग 8.6% ऑफ टोटल इंडिया का पॉपुलेशन बिहार के पास, और क्षेत्र कितना बोला? 2.6%। याद रखेंगे क्षेत्र वाइज हो गया 2.6% और एरिया पॉपुलेशन वाइज हो गया इतना, हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा और भी चीजों को समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चूंकि पॉलिटिकल बारे में जानना जरूरी है हम लोगों को कि कुछ चीजें कहां पर है क्या नहीं, तो जरा इसको देखते हैं। तो अभी हम लोग एक तरह से कहा जाए कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कौन से क्षेत्र कहां पर से हैं। आप इससे अच्छा मैप बनाइए। तो मैंने कहा कि ऊपर में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन करता है, अब वो है नेपाल, और वेस्टर्न साइड कौन है बिहार का? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। साउदर्न में कौन है? झारखंड, और इधर है वेस्ट बंगाल। तो यदि अभी आपसे पहले मैंने पूछा था कि आखिर कितने जिले हैं बिहार के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो यानी ये नॉर्दर्न स्टेट के बारे में पूछा। जैसे ये पहला स्टेट यहां पर से मान लेते, ये है वेस्ट चंपारण, फिर उसके बाद है ईस्ट चंपारण, पहले है वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर है सीतामढ़ी, फिर है मधुबनी, फिर है सुपौल, फिर है अररिया, और फिर है किशनगंज। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी यदि पूछा जाए आपसे कि बिहार के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो ये 7 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, 7। अब आते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद रखिए, ध्यान रखेंगे। अब है कि वेस्टर्न साइड देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते थे। यूपी के साथ एक तो आपका वेस्ट चंपारण है, यानी वेस्ट चंपारण एक ऐसा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है।
इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा। दूसरा है आपका गोपालगंज, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है आपका सिवान, चौथा है सारण, पांचवा है बक्सर, छठा है भोजपुर और सातवां है कैमूर। यानी यहां पर क्या देखा हम लोगों ने, वो यह देखा कि एक तो कॉमन था ये वाला यानी वेस्ट चंपारण, दूसरा क्या है गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पांचवा बक्सर, छठा भोजपुर, सातवां कैमूर। यानी कि यदि कहा जाए कि कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साइड में हैं यानी पश्चिमी छोर पर हैं, तो 7 जिले हैं। यहां पर एक बात और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वो यह है कि उत्तर प्रदेश के भी 7 जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के भी 7 जिले। यहां पर ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे और देखते हैं इधर। अब देखिए किशनगंज, अब जब आते हैं वेस्ट बंगाल की ओर, देखा आपको किशनगंज मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा पूर्णिया, तीसरा आपको मिलेगा कटिहार, सॉरी पूर्णिया, कटिहार, ये जो 3 जिले हैं, यदि कहा जाए, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे करके ले लिया जाए, है ना। ये 3 जिले जो हैं ये 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये आपका वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखेंगे ये नीचे कुछ ऐसे मुड़ गया है, वेस्ट बंगाल ऐसे है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ये 3 जिले यानी किशनगंज एक ऐसा जिला है पूर्वी साइड में जो वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है और किससे करता है, नेपाल से भी सीमा साझा करता है। तो ये 3 जिले हैं, याद रखेंगे यहाँ। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल के भी 3 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान इसको भी रखेंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं झारखंड बॉर्डर के साथ में, झारखंड यानी दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार के जिलों के बारे में देखा जाए तो पहला जिला हम लोग देखेंगे यहां पर, वह है रोहतास, रोहतास, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है आपका गया, चौथा है नवादा, पहला क्या है रोहतास, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है गया, चौथा है नवादा, पांचवा है जमुई, छठा है बांका और सातवां है भागलपुर। ठीक है, तो यानी आपको यहां पर दिखेगा वो यह है कि रोहतास 1, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6 और भागलपुर 7। यानी 7 जिले बिहार के ऐसे हैं, सॉरी हाँ, तो झारखंड के साथ यानी उसके दक्षिण राज्य के साथ साझा सीमा करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी देखा पॉलिटिकल मैप ऑफ, एक तरह से खाका तैयार किया कि आखिर ये क्या स्थिति है, इसको देखा गया। ठीक है,
और बहुत ही आसान है ये, आप आराम से यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये ओवरलाइन करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक बात याद रखेंगे कि बक्सर के आसपास गंगा नदी प्रवेश करती है और भागलपुर के आसपास से निकलती है, ठीक है। तो गंगा नदी लगभग बिहार को दो बड़े भागों में बांट देती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, याद रखेंगे। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। और ये गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में लगभग बांटती है। एक को कहा जाता है उत्तर बिहार का मैदान, एक को कहते हैं उत्तर बिहार का मैदान, और दूसरा है दक्षिण बिहार का मैदान। और दूसरा है दक्षिण बिहार का मैदान। तो याद रखेंगे बिहार को गंगा नदी दो भागों में बांटती है। याद रखेंगे बिहार में कहां से इंटर करती है गंगा? बक्सर से, और भागलपुर से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और लगभग लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। और गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ गंगा का मैदान कहते हैं, और दक्षिण वाले को साउथ गंगा का मैदान या साउथ बिहार का मैदान भी कहा जा सकता है। यहां पर कुछ बातें और भी देखेंगे, जरा देखिए क्या है। मैंने आपसे कहा कि बिहार में गंगा जो घुसती है लगभग 445 किलोमीटर, मैंने आपसे कहा है, और ये उत्तर है ना, उत्तर मैदान है, और ये दक्षिणी मैदान है। लेकिन एक प्रश्न बहुत बार आया हुआ, ध्यान रखेंगे कि बिहार जो है वो गंगा के किस भाग में है। यानी सर क्या बोल रहे हैं, जरा समझिए। देखिए, गंगा को तीन भागों में बांटा जाता है। एक भाग आता है उत्तर गंगा का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान, एक है मध्य गंगा का मैदान, और एक है दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। यहां पर ध्यान देंगे हम लोग, आप लोग, तो ये देखिएगा कि जो उत्तर गंगा का मैदान है ये हरिद्वार से इलाहाबाद तक है, यानी प्रयागराज। और मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से माना जाता है भागलपुर तक है। और निम्न गंगा का मैदान यानी दक्षिण गंगा का मैदान, जिसको आप निम्न गंगा का मैदान भी कहते हैं, ये भागलपुर से लेकर के बंगाल के अंतिम छोर तक है। तो यदि कहा जाए तो यहां पर निम्न गंगा का मैदान बॉर्डर बनाता है। यानी यदि कहा जाए कि बिहार का पूर्वी छोर जो है वो निम्न, यदि आपसे भौगोलिक रूप से कहा जाए, यानी भौगोलिक रूप से, अभी हम लोग पॉलिटिकल देख रहे थे, अभी हम लोग पॉलिटिकल देख रहे थे, अभी हम लोग भौगोलिक रूप से यदि देखा जाए, भौगोलिक रूप से यदि आपको देखा जाए तो जो निम्न गंगा का मैदान है वह बिहार का पूर्वी छोर बनाता है भौगोलिक रूप से। और ये जो उत्तर वाला पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका यदि आपसे कहा जाए कि यहां पर यदि भौगोलिक सीमा की बात की जाए तो ऊपर में शिवालिक पड़ता है, और यह बेल्ट है तराई का। आपको पता होगा शिवालिक के फुटहिल्स पर क्या होता है? तराई होता है। तो ये जो पूर्वी सीमा है, यदि ये है ना निम्न गंगा का मैदान है, ये सीमा बनाता है, तो उत्तर में आपको तराई क्षेत्र ऊपर का जो है वह गंगा का उत्तरी सीमा बनाता है। दक्षिण में यदि कहा जाए तो दक्षिण में कहा जाए तो छोटा नागपुर का पठार यानी पठारी क्षेत्र इसकी सीमा बनाता है। आपको पता होगा झारखंड में, और पठार जो है बेसिकली वो किसका पार्ट है? छोटा नागपुर का पठार बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। तो यदि ये भी कहा जाए कि बिहार की दक्षिणी सीमा जो है प्रायद्वीपीय पठार बनाती है तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, चाहे छोटा नागपुर का पठार कहें या प्रायद्वीपीय पठार कहें, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो यह है कि हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि अभी पॉलिटिकल डिवाइजन तक हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यदि आपसे कोई भौगोलिक रूप से पढ़े तो उत्तर में क्या हो जाएगा? तराई, भौगोलिक विभाजन,
तो उत्तर में क्या हो जाएगा? तराई। यहां क्या हो जाएगा? पूर्व गंगा का मैदान। दक्षिण में क्या हो जाएगा? पठार या छोटा नागपुर का पठार या प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला इंडिया। यह बनाता है आपका सीमा। पूर्व में ऐसा कोई सीमा हम लोग को नजर नहीं आता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऐसा कोई प्राकृतिक सीमा नजर नहीं आती है पूर्व में, लेकिन यह सीमा भौगोलिक रूप से एक सीमा देखने को मिलती है। ठीक है, इसी क्लास को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहां से, और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इतने तक में आए हैं और आगे कौन कौन से चीजें जो बची हुई हैं हम लोग ज्योग्राफी में पूरे अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। चलिए, नमस्कार।